हो गया। जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ये करंट अफेयर्स किस एग्जाम के लिए है? तो झारखंड में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, चाहे वो जेएसएससी के थ्रू हो या जेपीएससी के थ्रू हो या जेएसएससी सीजीएल एक्साइज कांस्टेबल या फिर अभी महिला पर्यवेक्षक की जो प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है वो, या फिर जेटेट का आप एग्जाम दे ले, या फिर वैसे प्रतियोगिता परीक्षा जो भी झारखंड में आयोजित होंगी, उन सब में ये काम आने वाला है। 2023 का ये करंट अफेयर्स हैं। और इससे मैं, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, आप अगर चाहोगे कि एक दिन में ये सारा क्लास लेकर के खत्म कर दूं तो ये समय नहीं, मतलब संभव नहीं है। लेकिन मैंने एक सीरीज शुरू किया जिसमें मैंने आपको जिला भी पढ़ा रही हूँ, मैं आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ा रही हूँ। उसी क्रम में आज की क्लास में जो सबसे ज्यादा प्रश्नों का वेटेज होगा ये होगा करंट अफेयर्स। और जिला हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? तो ये है लोहरदगा जिला। ऐसा नहीं कि जिला छूटना चाहिए, 24 जिले हैं और जनजातियों को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। अगले क्लास में मैंने 3 जनजातियों को शामिल किया है। लेकिन चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में सूखा राहत के लिए कितनी राशि दी जाएगी? ये दी जाने वाली राशि है। अगर हम लोग वर्ष करें 2022 का, याद करें वो समय, तो वो उस समय में 2022 में अगर अगस्त माह तक भी देखा जाए तो धान की बुआई नहीं हो पाई थी। 22 जिले ऐसे थे जिसको सूखा घोषित कर दिया गया था। और खास करके जो मुख्य रूप से जो सूखा प्रभावित झारखंड के जिले थे, जहां पर बहुत स्थिति बहुत दयनीय थी, वो था धनबाद का जगह, ये गुमला का जगह, ये रामगढ़ में आपका हो गया, फिर ये पलामू, तो ये झारखंड का सबसे सूखा क्षेत्र ये है। फिर यहाँ गढ़वा भी हो गया, लातेहार में, ये झारखंड का भी ये सूखा जगह है। दुमका जो है ये यहाँ पर, बोकारो में, ये सभी जगहों पर जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र था। और पश्चिमी सिंहभूम भी। अब ऐसी जगहों पर क्या था कि वर्षा बहुत कम हुई, लेकिन ऐसे जिलों में 22 ऐसे जिले आ रहे थे शामिल, जहां पर सभी जिलों को हम लोग 22 जिलों, 24 में से 22 जिलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र। और इनमें प्रखंड कितने प्रभावित हुए थे? तो इसमें 226 प्रखंड जो है ये प्रभाव में आए थे। इन सभी प्रखंडों में राहत योजना जो है सरकार को पहुंचानी थी। क्यों? क्योंकि झारखंड जो है, झारखंड धान का उत्पादक है। यहाँ पर धान सबसे ज्यादा उपजाया जाता है दोस्तों। और हम लोगों के जो किसान हैं वो इसी धान की खेती पर ही डिपेंड है। अब खेतों में धान ही नहीं लगेगा तो फिर वो पूरे वर्ष अनाज कौन सा खाएंगे? तो ऐसे में राहत तुरंत देना था सरकार को। तो सरकार ने राहत, सुखाड़ राहत योजना लेकर के आए। और इसके तहत जो पहली खेप में किसानों के खाते में जो पैसे गए वो 3500 रुपए जो है ये गए पहली खेप में। और केंद्र सरकार ने ये वादा किया है कि आपको 9600 करोड़ रुपए जो हैं ये राज्य को दिए जाएंगे, जिससे कि वो इस जो भी क्षति हुई है झारखंड को इस सूखे से, इससे वो राहत उनको मिल सके, झारखंड सरकार जो है अपने किसानों को लाभ दे सके। और इस कारण से 9600 करोड़ देने का वादा किया है केंद्र सरकार ने। और इस वर्ष भी देखिए लगातार आपदा जो है एक के बाद एक लगातार आ रही है। ये जो 2023 का भी वर्ष जो है ना, ये अच्छा नहीं जा रहा है। और आने वाले समय में ये पता चलेगा हम लोगों को कि कितने राज्य जो हैं विशेष रूप से सूखे से प्रभावित घोषित किए गए हैं। झारखंड में जो योजना आई है, जो सुखाड़ राहत योजना केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार की है, झारखंड सरकार की है, इससे लाभान्वित होंगे कितने? तो 30 लाख ऐसे किसान जो हैं इससे इनको लाभ मिलेगा। यहाँ पर 15 जो है 15 ऐसे 15 चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए, झारखंड में कितने नए एयरपोर्ट की शुरुआत की जाएगी? अब देखिए एयरपोर्ट, अब आपको एयरपोर्ट जो अभी जो नया बना हुआ है वो कौन सा है? तो ये नया एयरपोर्ट बना हमारा कहां पर? तो ये देवघर में है। और ये अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है दोस्तों। और झारखंड में जो सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं, तीर्थालु पहुंचते हैं, वो इसी जगह पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर पूरे 1 माह तक श्रावणी मेला लगता है। 1 माह तक सावन माह में ये लगने वाला मेला है और यहाँ देवघर में ही लगता है। देवघर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना और इसका उद्घाटन नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मछली में बना देते हो, मुझे प्लेन मछली जैसा लगता है। और किनको किनको ऐसा लगता है आप लोग बताइएगा? सबको ऐसे ही लगता है। चलिए, अभी तुरंत मेरा प्लेन का सफर है, अभी थोड़ी देर के बाद मैं निकलूंगी। और यही बिरसा हवाई अड्डा से हमारी फ्लाइट है। अब बिरसा हवाई अड्डा जो है, यहाँ का जो टर्मिनल है, इसका उद्घाटन किया गया था 2013 में। और इसको बेस्ट एयरपोर्ट का भी दर्जा मिला है, दूसरे स्थान पर आया है, पहला स्थान पर उदयपुर है। अब झारखंड में कितने नए एयरपोर्ट इसके अलावा बनेंगे? अभी नया नया उद्घाटन हुआ है देवघर का। देखिए, ऐसा कहा गया कि आपके यहाँ 3 नया एयरपोर्ट और बनने वाला है। वो कौन सा है?
तो एक तो देवघर में बने, देवघर नहीं, दुमका में एक दूसरा बनने वाला है और एक बोकारो में बनने वाला है, ठीक है, ये वाला। लेकिन एक और जगह वादा किया गया था, ये कौन सा जगह था, तो ये पूर्वी सिंहभूम का जगह था। लेकिन चूंकि यहाँ पर गजका दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य है और फिर इनके लिए कॉरिडोर है, तो ये इससे प्रभावित होते, इस वजह से इन जगहों इसको हटा दिया गया। और कहाँ पर, दुमका और बोकारो जो है ये अभी लिस्ट में है। तो झारखंड में कितने नए एयरपोर्ट की शुरुआत होगी, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 2 नए एयरपोर्ट अब आपको मिलेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग और भी कनेक्टिविटी जो है अलग अलग राज्यों के साथ, अलग अलग देशों के साथ, वो कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी झारखंड की। इससे विकास जो है और भी ज्यादा तेजी से होता है। झारखंड के किस जिले में 5000 मिलियन टन क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। देखिए कोल्ड स्टोरेज होना बहुत जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि आप जो भी एक्स्ट्रा अनाज या फिर कोई भी आप फल या फसल आप या फिर कोई सब्जियां रखते हैं, तो एक कोल्ड स्टोरेज में आप ज्यादा लंबे समय तक आप उसको रख सकते हैं। इसकी अगर ये क्षमता अगर नहीं होती है, तो जैसे मान लीजिए कि टमाटर बहुत ज्यादा हो गया आपके यहाँ, आलू बहुत ज्यादा हो गए, बहुत सारी सब्जियां हो गई, और आप उसको रखने की व्यवस्था सही नहीं है, तो बाजार जाते जाते वो या तो खराब हो जाएगा या फिर लोगों तक पहुंच सही तरीके से सुनिश्चित नहीं होगी, इससे हानि ही होता है। तो ये कितना, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। धनबाद में 5000 मिलियन टन क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा। और ये वही धनबाद है दोस्तों जिसको हम लोग कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। इस धनबाद की स्थापना हुई है कब, 1956 ईस्वी में। रांची की स्थापना हुई 1899 ईस्वी में। बोकारो की स्थापना हुई 1991 ईस्वी में। पलामू की स्थापना हुई है 1892 ईस्वी में। ये वर्ष हमेशा आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम में आपसे यहाँ से प्रश्न जो है वो आएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। जल जीवन मिशन। और देखिए जल ही जीवन है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जल के बिना हम लोग जीवन की कामना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते हैं। जल इतनी जरूरी चीज होती है, और हर घर जल जो है ये देना, ये सुनिश्चित करना, ये किसका काम है, तो ये हमारे सरकार का काम है। क्योंकि ये जो जल है, ऐसा नहीं है कि अगर हम चाहें और तो फिर ऐसा, मतलब यहाँ झारखंड में क्या समस्या है ना, ये झारखंड पठारी जगह है, यहाँ भूमिगत जल जो है मिलेगा, लेकिन बहुत नीचे लेवल में जाने के बाद, और इसके लिए बहुत ज्यादा खर्च होता है दोस्तों। लगभग 1 लाख रुपए जो है आपको खर्च करने पड़ते हैं, तब जाकर के आपके घर में, और वो भी कहीं मिले कहीं ना भी मिले। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि हर घर नल और हर घर जल उपलब्ध कराए। इसके लिए झारखंड सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत लोगों को जल की सुविधा बहाल करने के लिए कितने राशि खर्च करने का बोला है कि हम इतने रुपए जो है वो खर्च करेंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 39 करोड़ रुपए जो हैं ये खर्च किए जाने हैं जल हर घर जल पहुंचाने के लिए। कितने, तो 39 करोड़ रुपए जो हैं। अब इसमें क्या है ना कि अब आप झारखंड में ये किया गया था, इस मिशन की शुरुआत की गई थी 2019 में, ठीक है, कि अब 2019 में सरकार ने ये वादा किया था कि जल जीवन मिशन के तहत लोगों को जल की सुविधा मिलेगी और हर घर जल नल हो जाएगा। कब तक आते आते, तो 2024 आते आते, और ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। और इसके लिए 61 लाख जो है घरों में नल पहुंचाने थे, जिसमें अभी तक हम लोग सिर्फ मात्र 24 लाख घरों तक लगभग हम लोग नल पहुंचाए हैं। अभी भी हम लोग अपने लक्ष्य से बहुत दूर हैं, और इसको पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जल जीवन, झारखंड जल जीवन मिशन के तहत। और इसमें कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, तो 39 करोड़ रुपए जो है ये खर्च किया जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते। अगला जो प्रश्न है, झारखंड के किस जिले का लेखक मान सिंह मांझी को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। तो इनका नाम है क्या, तो मान सिंह मांझी। और ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये पूर्वी सिंहभूम के निवासी हैं। देखिए ये जो मान सिंह मांझी हैं, इन्होंने 2018 में एक किताब लिखी, और ये किताब था इनका कविता संग्रह, लघु कहानियां, माफ कीजिएगा, ये लघु कहानी संग्रह था। और ये किस भाषा में था, तो ये संथाली भाषा में ये लघु कहानी संग्रह था। इसमें 13 लघु कहानियां जो हैं इसमें दी गई थी, और इसके लिए लेखक मान सिंह मांझी को बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो 2018 में इसका प्रकाशन हुआ था, और अभी उनको सम्मान किस वर्ष मिला है, 1 मिनट, हाँ
सम्मान उनको किस वर्ष मिला है? तो इनको मिला है 2023 में बाल साहित्य पुरस्कार। ये लेखक जो हैं 1986 ईस्वी से ये लेखन का काम कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ 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 आ जाएंगे, हाँ 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 आ जाएंगे, हम याद है हमको, आ जाएंगे। फिर हो रहा है, ठीक, हम आ रहे। चलिए, तो ये हो गया, क्या नाम है इनका, मान सिंह मांझी। कहाँ से संबंधित हैं? तो ये पूर्वी सिंहभूम से इनका संबंध है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रांची से पटना वंदे भारत का उद्घाटन किया गया। अब ये इसका उद्घाटन जो है ये किसने किया है? और वंदे भारत ट्रेन जो है बहुत ही जल्द रांची से हावड़ा के लिए भी चलने वाली है। ये भी अभी ये इसका भी प्लान है कि हावड़ा तक ये वंदे भारत ट्रेन जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में जो अभी कार्य में आ गई है, ये चल रही है, रांची पटना वंदे भारत का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। और अब बहुत ही जल्द रांची से हावड़ा के लिए, और अभी वर्तमान में पटना से भागलपुर तक का भी सफर के लिए 2 दिन पहले वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो अब जो है देवघर दुमका आना बिहार के लोगों के लिए भी उस वंदे भारत भागलपुर तक पहुंचा रही है। तो आप झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आसानी से आप पहुंच सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन किया गया है? अब झारखंड के उस जिला का नाम आपको बताना है। तो ये कौन सा जिला है दोस्तों? तो यहाँ पर है, जगह का नाम है देवघर। और किसने उद्घाटन किया? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। ये वर्ष 2023 का था दोस्तों। और इससे लाभ किसको किसको मिलेगा, किन किन जिलों को इससे लाभ मिलेगा? तो एक तो देवघर है और दूसरा है जामताड़ा। और यहाँ के 4 ऐसे प्रखंड हैं जिसको इससे लाभ मिलने वाला है। देखिए सिंचाई के लिए हम लोग काफी कुछ इन सभी से पे डिपेंड करते हैं। और आपको पता है कि तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई में देवघर का स्थान आता है नंबर 1। नहरों से सबसे अधिक सिंचाई में पश्चिमी सिंहभूम, नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई में लोहरदगा, और फिर कुआं से सबसे ज्यादा सिंचाई में गुमला का स्थान जो है ये पहला स्थान आता है। लेकिन ये जो देवघर और जामताड़ा में ये जो सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है, सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसके तहत आप सभी को पता है कि झारखंड में एक नदी प्रवाहित होती है, इसको कहते हैं अजय नदी। ये बिहार के जमुई से निकलती है और देवघर होते हुए भी ये प्रवाहित होती है। इस पे अजय बराज परियोजना जो है ये चलाया जा रहा है। इसी अजय बराज परियोजना पे के पंप के माध्यम से इस मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को जल जो है पंप करके इससे जल आएगा और इससे अलग अलग जगह पर खेतों में इस सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है इसके तहत जो है सिंचाई की जाएगी। तो इसकी शुरुआत की गई है कहां पर? तो झारखंड में। और ये भी कहां पर? तो ये है देवघर में। स्विच ऑफ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और देवघर में शुरू किया गया, लेकिन उद्घाटन वहां जामताड़ा भी इससे लाभान्वित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। आपको बताना है कि उस संथाली लेखक का नाम, जो वह कवि को संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का मिला है। बहुत बड़ी उपलब्धि है और संथाली भाषा की है। संथाली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उनका कविता संग्रह का नाम है साबरनका बालीरे सानन पंजय। इसका मतलब होता है स्वर्णरेखा नदी के किनारे बालू में सोना स्वर्ण ढूंढेंगे। तो आप सभी को पता है कि झारखंड के स्वर्णरेखा नदी में क्या मिलता है? इसके बालू में सोना मिलता है ना, इसके रेत में। अब ये सोना जो है, आपको एक चीज और बताते हैं, बहुत अच्छी बात, आखिर ये रेत में सोना आता कहाँ से है? तो एक ये यहाँ के रेत में सोने पाए जाते हैं। और सोने के जो कण होते हैं ना, कितना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े कण होंगे? गेहूं के दाने से थोड़े से बड़े कण होते हैं जो सोने के कण होते हैं। और ये रियलिटी है, सच है। वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं ये सोने निकालने का भी काम करते हैं। प्रतिदिन अगर वो निकाल लेते तो 100 रुपए जो है वो कमा लेते हैं। तो ऐसे में यहाँ से सोना, अब बहुत अलग अलग मान्यताएं हैं कि सोने आने का, लेकिन एक मान्यता ये भी है, माना गया है ऐसा कि ये यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी जिसको कहते हैं करकरी नदी।
ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी है करकरी, और इन जिस क्षेत्रों से गुजरती है तो ये जिन चट्टानों को काटती है उसमें सोने होते हैं, और उसकी वजह से स्वर्णरेखा में आ जाता है सोना, और इनकी बालुओं में रेत में सोने आ जाते हैं। तो यही से इसी कहानी देखिए, स्वर्णरेखा नदी के किनारे बालू में सोना स्वर्ण ढूंढेंगे। अब इसको संथाली में साबर नका बालिरे सनन पंजय पंजय ये है, और इसको किसने लिखा था? इसको लिखा है कजली सोरेन। अब नाम से क्या लगता है कि ये जो कजली सोरेन है ये पुरुष है या महिला है? पुरुष है, और ये 72 साल के ये पुरुष हैं जिनका नाम है कजली सोरेन, और ये बंगाल के बांकुड़ा के निवासी हैं। बंगाल में बांकुड़ा के निवासी हैं जिनका नाम है कजली सोरेन के नाम से इनको हम लोग जानते हैं, लेकिन इनका जो ओरिजिनल नाम है, इनका नाम है जगन्नाथ सोरेन इनका नाम है, और ये संथाली है, और इनको अपने संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। और ये जो इन्होंने ये कविता संग्रह है जिसमें 350 कविताएं हैं, और अब तक इन्होंने 10 किताबें लिख चुके हैं, और इनका नाम है कजली सोरेन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मेकिंग ऑफ जॉन वेन और हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना पुस्तक का लोकार्पण किया गया। आपको बताना है कि इसका लोकार्पण किसने किया। तो ऑप्शन नंबर बी, ये झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, और ये झारखंड के 11वें राज्यपाल बनने का गौरव इनको मिला है, और ये है सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने ही इस किताब का लोकार्पण किया है। चलिए आगे अगला प्रश्न लेते हैं। 3 मार्च 2022 को झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? बजट से कुछ प्रश्न होंगे, तो बजट कितने रुपए का पेश किया गया है? तो 1,16,418 करोड़ रुपए, इतने का बजट पेश किया गया है। और हमारे वित्त मंत्री कौन है? तो आप कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, मतलब लाइव तो नहीं हूँ लेकिन चलिए, जो आप लोग रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहे हैं तो भी आप लोग को बताना है कि क्या नाम है इनका वित्तीय। आप लोग जो कुछ लोग लाइव भी हैं बैठे हुए यहाँ पर, रामेश्वर उरांव ना। चलिए, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित किया गया है? अब व्यय कितना, बजट इतने का लाया गया है, लगभग 1,16,000 कितना है, 1,16,418 करोड़ का बजट है। इसमें से जो खर्च का अनुमान क्या है, राजस्व व्यय का अनुमान क्या है? तो 84,676 करोड़ रुपए जो हैं ये राजस्व व्यय का अनुमान है। अब वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड में कृषि पर कितने रुपए खर्च होंगे? क्योंकि खेती पर खर्च करेंगे, किसान लाभान्वित होंगे, फसल अच्छी होगी और किसानों की आय भी दुगुनी होगी, राज्य की को भी आय मिलेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2,460.95 करोड़ रुपए जो हैं ये कृषि के लिए ये दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जो है वो कितना होगा? तो राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है 11,674.57 करोड़ राजकोषीय घाटा का अनुमान लिखा गया है। जीडीपी में आपको बताना है झारखंड का योगदान कितना है। झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार देश का जो जीडीपी होता है ना, इसमें झारखंड का योगदान कितना है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.61% झारखंड का योगदान है जीडीपी में, भारत के जीडीपी में झारखंड का योगदान। अगला प्रश्न है कि झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 इसके अनुसार झारखंड का जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है? प्रति व्यक्ति आय झारखंड का है 86,060 रुपए प्रति व्यक्ति, इतनी आय है हमारी। कितना आप लोग कमा लेते हैं? चलिए, झारखंड बजट 2023-24 में मोटा अनाज। अब मोटा अनाज में क्या क्या जाता है? इसी के अंदर आता है ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी, मड़ुआ भी इसको बोलते हैं। तो ये सभी जो है मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। अब ये इसके लिए देखिए, हमारा केवल झारखंड ही नहीं, पूरा हमारा जो विश्व है, इसीलिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 को हम लोग घोषित किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष। और झारखंड में इसके लिए जो योजना संचालित है, झारखंड राज्य मिलेट मिशन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है इसका कि 2023 में अब पूरा विश्व इस बात को मान लिया है कि हम लोगों को अब फोकस करना है इन्हीं मोटे अनाजों पर, क्योंकि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन के अनुसार देखिए कि मानसून जो है वो किस तरीके से, आप झारखंड में देख रहे हैं कितना
सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो आखिर हमारा जो खेत है वो ऐसे ही परती पड़े, बंजर पड़े, या फिर आप ऐसे ही छोड़ दो अपने खेतों को, उससे अच्छा है ना कि आप वैसे अनाजों पर भी मतलब आइए, जो जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इनमें सिंचाई की आवश्यकता थोड़ी कम होती है और आपको मतलब ये लाभ इसमें होने की आशंका, मतलब लाभ ज्यादा होंगे। अब जैसे कि देख लीजिए झारखंड के अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो 15,000 टन जो है ये झारखंड रागी का यानी कि मड़ुआ का उत्पादन करता है और ये पोषक से भरपूर होता है, बहुत सारे पोषण। अब जैसे कि कैल्शियम आपको मिलेगा इसमें, आपको आयरन वगैरह इसमें बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो ये पोषक होता है बहुत ज्यादा, तो इसको इस्तेमाल में लाना जरूरी है। और झारखंड में जैसे चावल पिठा या फिर बहुत सारे ऐसे डिशेस बनते हैं जो कि इस मोटे अनाज से बनते हैं, तो इसीलिए झारखंड इसको ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा है और किसानों के हित में भी है ये मोटा अनाज को बोना। तो झारखंड राज्य मिलेट मिशन के तहत जो है मोटे अनाज को प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है और 2023 को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष जो है इसको हम लोग घोषित किया है। ज्वार का उत्पादन 1000 टन होता है झारखंड में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं और इसके लिए भी हमारा जो गुमला जिला है ना वो अपने आप में काफी अच्छा काम कर रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य में विधानसभा की प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक पारित, तो विधानसभा में प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक अब ये कहां पर पारित हो रहा है, तो ये झारखंड में ही हो रहा है आजकल के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया। किस विभाग, तो परिवहन विभाग ने एक रिपोर्ट जारी किया। ये ट्रेन हम बता रहे, तो इस रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि दुर्घटना में झारखंड को कौवां स्थान मिला है। तो दुर्घटना झारखंड में सबसे अधिक में होता है कहां पर, तो 14वां स्थान हो रहा है दुर्घटना। अब दुर्घटना की आंकड़ों की बात की जाए झारखंड में तो यहाँ पर 2021 में, ये चक्का है, 2021 में जाने गई हैं, मौतें हुई हैं, वो मौतें हैं 3,513 मौतें हुई हैं। अगर मतलब ये मौत हुई है और जो लोग घायल हुए हैं 2021 में वो 3,227 लोग इसमें 2021 में घायल हुए हैं। अगर 2022 की बात की जाए आंकड़ों की तो इसमें मृत्यु जो है अपेक्षाकृत 2021 से मृत्यु 2022 में ज्यादा हुई है। इसीलिए सुखदेव सिंह जो हमारे मुख्य सचिव हैं ये बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, दुर्घटना हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मैंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ा है कि रांची में प्रतिदिन बिना हेलमेट लगाए लगभग 1000 लोग जो हैं वो पकड़े जाते हैं हर दिन, और हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। इससे अगर मान लीजिए किसी तरीके से अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो भी जान बच जाती है दोस्तों। 2022 में जो आंकड़े हो गए तो वो हो गए 3,898 मौतें हुई हैं और घायलों की संख्या यहाँ है 3,745 लोग घायल हुए थे 2022 में। तो ये आंकड़े बहुत बड़े हैं दोस्तों, 3,800 लोग मरे हैं यहाँ पर दुर्घटना से। तो ये पूरा भारत में 14वां स्थान रखता है दुर्घटना में ये झारखंड। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में झारखंड के किस शहर के निवासी समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड मेयर बन गए? तो पूर्वी सिंह के मान सिंह के बारे में भी आपने जाना है कि वो किस तरीके से उनको बाल साहित्य अवार्ड मिला है। उनका जो लेखन, उनका उन्होंने जो किताब लिखा था उनका नाम है नेने पेटे। उनकी किताब जो जिसको बाल साहित्य सम्मान मिला उसका नाम है नेने पेटे, और जो कि 2018 में इन्होंने इस किताब को लिखा है। और ये मानसिंह है और ये कहाँ से संबंधित है, पूर्वी सिंहभूम से। उसी तरीके से ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है समीर पांडे, जिनको ऑस्ट्रेलिया का लॉर्ड मेयर बनने का गौरव प्राप्त हुआ, ये कहाँ से संबंधित है, तो इनका भी संबंध जमशेदपुर से है। एक पर्वतारोही है जिनको 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, उनका भी संबंध जमशेदपुर से है। आपको कमेंट करके उसका नाम बताना कि वो कौन है। हाल ही में राज्य के किस जिले में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की गई? इतने अच्छी योजनाएं आ रही हैं झारखंड सरकार के द्वारा लाई जा रही है और ये योजना आई है और ये 2023 में इस योजना को प्रस्तुत किया गया। अब इस योजना में है क्या चीज, आप लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं
जहां से आपका जो मान लीजिए कि आपको यहाँ पर बस पकड़ना है या फिर आपको कहीं जाना है, तो आपको लंबी दूरी पैदल चल करके तय करनी पड़ती है, और तब जा करके आप इस ऐसे जगह पर पहुंचते हैं जहां पर आपको एक बस मिल रही है, जिससे पे चढ़ करके आप कहाँ पहुंच रहे हैं, रांची पहुंच रहे हैं या धनबाद पहुंच रहे हैं, या आपको बोकारो जाना है तो आप बोकारो जा रहे हैं। तो ये जो लंबी दूरी आप तय कर रहे हैं, इसकी चिंता सरकार को है। अब सरकार का क्या कहना है कि नहीं, इतना आप क्यों चलोगे, हम है ना आपके लिए एक योजना लेकर के आते हैं। ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना है दोस्तों, और ये ग्राम गाड़ी योजना यहाँ पे शुरुआत किया गया झारखंड में। परिवहन विभाग जो है इसमें इन्वॉल्व है, और अब आपको सुविधा देने का काम झारखंड सरकार का है। झारखंड सरकार इस योजना के तहत आपको राहत देगी। चलिए, ये कहाँ से शुरुआत किया गया है इसका, ग्राम गाड़ी योजना, तो ये ऑप्शन नंबर सी देवघर इसका आंसर हो जाएगा, देवघर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। ये रिपोर्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच में। अब झारखंड में कितने प्रतिशत गरीबी कम हुई है, यहाँ पर गरीबी कम हुई है दोस्तों, और कितनी प्रतिशत गरीबी कम हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13.29% जो है गरीबी कम हुई है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि झारखंड का सबसे अमीरी वाला जिला कौन सा है, जहां पर बहुत लोग जो है वो रिच हैं, बहुत अमीर लोग हैं, कहां पर है बताइए। रांची में आपको लग रहा है, जमशेदपुर में है। चलिए, सबसे ज्यादा पैसे मतलब पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर, इसको आप पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंह जमशेदपुर जिला नहीं है, ये शहर है। और कहाँ का, तो ये पूर्वी सिंहभूम का ये शहर है। पूर्वी सिंहभूम में आपको सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग मिलेंगे, और गरीब लोग आपको कहाँ मिलेगा, चतरा में। सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ पर है, चतरा में। और इसमें भी जो 3 जिला ऐसा जिसमें पाकुड़ भी जो है इसके दूसरे स्थान पर आता है, और तीसरे स्थान पर आता है पश्चिमी सिंहभूम गरीबी में। तो ये सभी झारखंड की गरीबी की कुछ ये आंकड़े हैं, जिसमें लेकिन गरीबी जो है वो कम हुई है, गरीबों की संख्या कम हुई है। 13.29% जो है यहाँ पर गरीबी कम हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि लोग अगर मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल से वो लाइन से ऊपर हो रहे हैं, आप मतलब आप जो हैं अच्छी स्थिति में जा रहे हैं राज्य हमारा। हाल ही में, और ये पूरे भारत के 100 इंडिया एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट जारी की गई, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जारी की गई, इसमें 100 लोगों की सूची जारी की गई है। उसमें मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी हैं उनका भी स्थान है, 64वें स्थान पर उनका स्थान है। और ऐसा स्थान पाने वाले झारखंड के एकमात्र यही व्यक्ति हैं जो हाल ही में किस राज्य को सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड को इसके लिए ये सम्मान मिला है। झारखंड में कौन सा एयरपोर्ट है जिस पर अब आप जो भी आएंगे यात्री, अब उनकी एंट्री होगी, पेपरलेस एंट्री होगी, मतलब पेपर ओपर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास डेटा मोबाइल में है तो उससे काम चल जाएगा, और आपको जो भी वहाँ पर बोर्डिंग पास वगैरह जो भी चीज़ बनाना होता है तो आप अपना ऑनलाइन ही कर लेंगे ये सारा काम। पेपरलेस एंट्री होगा, आपको कोई पेपर ओपर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची में है, इसका टर्मिनल बना था 2013 में। अभी इसको बेस्ट मतलब एयरपोर्ट का अवार्ड दूसरे स्थान पर आया हुआ है, उदयपुर के बाद इसका दूसरे। यहाँ पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं, साफ सफाई का काम किया जा रहा है, या यहाँ के एम्प्लॉय का जो व्यवहार है उसके लिए रैंकिंग जारी किया गया, उसमें दूसरे स्थान पर है। रांची स्थित बीआईटी मेसरा ने ईवी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए, अब ईवी टेक्नोलॉजी क्या होता है, ईवी टेक्नोलॉजी होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से जो व्हीकल चलते हैं, इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। अब मेसरा, ये बीआईटी मेसरा, ये कहाँ पर है, रांची में ही है मेसरा। बीआईटी मेसरा में इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए ईवी टेक्नोलॉजी आपको किस कंपनी के साथ एमओयू किया गया है, तो इसका आंसर होगा L&T जो है इसके साथ एमओयू किया गया है। और इसमें L&T का होता है लार्सन एंड टर्बो, ये कंपनी है दोस्तों। ये जो है हेवी इंजीनियरिंग, रसायन या उर्वरक या फिर रिफाइनरी, इन सभी के काम में ये इन्वॉल्व है ये कंपनी L&T। और इसी के साथ एमओयू हुआ है बीआईटी मेसरा का, और किस टेक्नोलॉजी के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप करने के लिए एमओयू पे साइन हुआ है। अगला
प्रश्न है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अब कौन सा ऐसा शहर है जहां पर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इतना प्रदूषित वो शहर हो गया है जिसका पूछिए मत। कोयला नगरी के नाम से उसको जाना जाता है, बहुत ज्यादा प्रदूषण। देखिए प्रदूषित शहरों की सूची में 10 टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में धनबाद का भी स्थान आ रहा है। तो ये यहाँ पर अब उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अब इंडस्ट्री नहीं बैठेंगे क्योंकि इनफ हो गया, हद पार कर गया यहाँ पर प्रदूषण का। तो ये हो गया धनबाद। हाल ही में राज्य में जल संरक्षण के लिए कितने रुपए की योजनाएं जो है ये सुनिश्चित की गई, शुरू की गई। जल को संरक्षित रखना है दोस्तों, क्योंकि हमारा भूमिगत जल है नहीं, बरसात का भी पानी है तो पठारी जगह है, तो ये क्या हो रहा है कि इधर उधर लुढ़क करके चला जा रहा है। हम लोगों को इस जल को बचा के रखना है ताकि बाकी आने वाले समय में अगर मान लीजिए परिस्थितियां अगर सही नहीं, सभी सूखा पड़ रहा है, तो उसी जल से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। तो हाल ही में राज्य में जल संरक्षण के लिए कितने रुपए की योजनाएं शुरू की गई हैं, तो यहाँ पर जो शुरू किया गया है इसका आंसर हो जाएगा 467 करोड़। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहरदगा जिला, चलिए हम लोग जिला के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आज पहली बात हुआ है कि आज हम लोग इसके साथ साथ मतलब करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग जिला के बारे में भी जानेंगे। और जिला आप कौन सा पढ़ रहे हैं, झारखंड का एक ऐसा जिला जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता है। झारखंड का एक ऐसा जिला जो जनसंख्या के आधार पर झारखंड का सबसे छोटा जिला है। एक ऐसा जिला झारखंड का जहां पर खनिज के रूप में यहाँ पर बॉक्साइट जो है ये आपको बहुत ज्यादा मिलता है, जहां पर बगड़ू की पहाड़ जो है ये काफी फेमस है। झारखंड का एक ऐसा जिला जहां से औरंगा नदी जो है ये यहाँ से निकलती है। तो ये कौन सा जगह है, तो ये है लोहरदगा के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। लोहरदगा जिला आपको बताना है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो ये किस प्रमंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल। इस प्रमंडल में 5 जिले आते हैं। रांची मैंने पढ़ा दिया है, सिमडेगा मैंने पढ़ा दिया है, खूंटी मैंने पढ़ा दिया है, गुमला मैंने पढ़ा दिया है। अब लोहरदगा आप पढ़ रहे हैं। इससे दक्षिणी छोटानागपुर के सभी जिले हो जाएंगे समाप्त। ये जो लोहरदगा का अगला प्रश्न है कि लोहरदगा की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो वर्ष है दोस्तों 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। ये कौन सा जिला है, तो ये है लोहरदगा। और डेट है इसका 16 मई 1983 ईस्वी में लोहरदगा की स्थापना। किस जिला से अलग होकर के इसकी स्थापना की गई है, तो रांची से अलग होकर के लोहरदगा बना है दोस्तों। और रांची पहले लोहरदगा ही था 1899 के पहले। लोहरदगा मतलब लोर ए अदगा, ठीक है ना, यानी कि आंसुओं का शहर। तो ये लोहरदगा ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि लोहरदगा जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड आपको मिलेंगे, तो यहाँ प्रखंडों की संख्या हो जाती है दोस्तों 7। कितने प्रखंड है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है 7 प्रखंड है। अनुमंडल यहाँ पर एक ही है, वो है लोहरदगा अनुमंडल। विधानसभा क्षेत्र भी यहाँ पर एक ही है, वो है लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का आपको साक्षरता दर बताना है कि कितना है, तो ये 67.61% यहाँ का साक्षरता दर है लोहरदगा का। अगला देखिए अमरेश्वर धाम, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में अमरेश्वर धाम कहाँ पर है, तो इसी लोहरदगा में। एक जलप्रपात भी है यहाँ पर, घड़घड़िया जलप्रपात, और लावा पानी जलप्रपात भी आपको इसी लोहरदगा में मिलेगा। निम्न में से कौन सी नदी लोहरदगा जिला से होकर के प्रवाहित होती है, तो दक्षिणी कोयल, कारो, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा ना, क्या होगा, दक्षिणी कोयल लोहरदगा से होती है, गुजरती है। कारो नदी ये मुझे नहीं लगता कि ये, औरंगा उत्तरी कोयल इधर से गुजरती है, ठीक है ना, लोहरदगा से। ये दक्षिणी कोयल रांची होते हुए इधर आती है सिमडेगा, लोहरदगा से नहीं जाती है। तो लोहरदगा जो है ये उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी या उत्तरी कोयल की सहायक नदियां इधर से प्रवाहित होती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और टेस्ट अगर आपको लेना है और कोर्स लेना है, तो टेस्ट के लिए आप हमको मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में टेस्ट होता है, इस नंबर पे संपर्क करेंगे 9905917516। अभी ध्यान आ रहा है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि, चलिए 916। उसके बाद अगर आपको कोर्स लेना है तो आप धुरीना ऐप जो है इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये धुरीना ऐप है, यहाँ से आपको कोर्स मिल सकता है। टेस्ट के लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करना हो, सारा डिटेल्स मैं मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगी। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।